हेलो एवरीवन, आई एम शुभम झा। आज हम अब डिटर्मिनेंट्स करेंगे। देखो अब क्या होगा ना कि जैसे मैं एनसीईआरटी पकड़ूंगा और एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उसको आपके साथ साथ उसको पूरा मैं बताऊंगा एक एक लाइन का क्या मतलब होता है। जनरली क्या होता है 99% ऑफ द बच्चों को एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वही नहीं समझ आती है, खासकर मैथ्स में। तो बिकॉज मैथ्स में जो होता है कि दिस बिलोंग्स टू दिस, है ना, एम आई जे बिलोंग्स टू समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर रिसोर्सेज पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पे जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी मैथ्स के चैप्टर के लिए, अब मैं जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा ऐसी एनसीईआरटी बुक हाथ में लेके आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, एक एक रिमार्क्स, जो भी सॉल्यूशन होंगे, जो भी एग्जांपल होंगे, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बस डिस्कस कर रहे होंगे और बाकी क्वेश्चंस आप घर से करके लाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। अब मैथ्स में हम यहाँ से करते हैं, बिकॉज मैथ्स में अगर हम एनसीईआरटी कर लेते हैं तो सीबीएसई के लिए इनफ है, एनसीईआरटी इज इनफ, है ना। तो अभी हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स अपना स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्लास 12th मैथ्स का। देखो डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैं एनसीईआरटी की बुक ले लेता हूँ। जैसे आप फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन देखेंगे, मैंने बोला था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम कोई भी एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ पे आपको पहली चैप्टर 4 के पहले पेज पे आपको दिख जाएगा, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कोई भी एक रियल नंबर एसोसिएट कर देंगे, है ना, कर सकते हैं, एंड दैट रियल नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, है ना। वो इसका क्या कर रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन डिटरमाइन कर रहा होगा। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, इंट्रो वाले वीडियो में समझा दिया है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ पे जैसे एक और चीज दे रखी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे हम लिख सकते हैं, जो इसका डिटरमिनेंट्स हम लिख सकते हैं मॉड ए इक्वल टू ए बी सी डी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली जो ये है, ये भी तो एक सॉल्व करके हमको रियल नंबर ही दे रहा है। ये तो बस लिखने का तरीका कि भाई कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, उसका डिटरमिनेंट हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी तो अल्टीमेटली हमको एक रियल नंबर ही देगा। कैसे देगा, जब मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, 2 इंटू 2 डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था, इसको मल्टीप्लाई दोनों का डिफरेंस, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। तो ये भी तो अल्टीमेटली हमको एक क्या दे रहा है, रियल नंबर ही दे रहा है। तो बस यही है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट्स में आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो क्या बोल देगा कि ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके कुछ एलिमेंट्स है, और साथ साथ आपको एक ये भी चीज़ दे देगा, उसका डिटरमिनेंट कुछ ऐसे है, कोई भी रियल एंट्रीज दे देगा, है ना, एंड देन आपको क्वेश्चन बोलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से वो पूछने वाला है। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको आप मॉडुलस ऑफ ए मत समझ लेना, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए रीड करते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, ओके, ये हमको बात पता है। अब जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको सिखाई दिया था, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता दिया था। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया था। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। अब हम तीसरा देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप 10th में थे तो आपने क्या पढ़ा था कि जब भी जो ट्राइंगल था उसके हमको कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे, जस्ट लाइक, जैसे हमको कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए होते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका एरिया हम क्या लिखते थे, जनरली आपको याद होगा, एरिया हम इसका लिखते थे हाफ, इसका एरिया हम क्या लिखते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इनका क्या होता था, मॉडुलस होता था, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट्स इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं वो भी सीख लीजिए। देखो डिटरमिनेंट्स के टर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। जो ये आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ना, मैं आपको एक ट्रिक ही बता देता हूँ।
इसको एज इट इज लिख दीजिए दो कॉलम में, x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1 लगा दीजिए एंड यहाँ पे हाफ लगा दीजिए। तो ये आपका एरिया हो गया। बट ऑलवेज देखो डिटरमिनेंट तो कोई भी रियल वैल्यू दे सकता है ना। तो हमेशा एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमेशा हम इसके बाहर क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, है ना, प्लस माइनस लगाएंगे, सो दैट कि अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो हमको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले, सो दैट कि एरिया पॉजिटिव होगा। देखो अब आप बोलोगे कि यार एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं आपको टेक्निकल टर्म बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अंदर कैसे नेगेटिव सॉल्व करके आ जाएगा। देखो यार कुछ कंडीशंस होती हैं जो अंदर के जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको नेगेटिव कर देती है, बट एक्चुअल में जो एरिया होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। वो कैसे होता है, देखो अंदर नेगेटिव कब आ सकता है ये खुद समझ लो आप। अंदर किस चीज में मेजर कैलकुलेशन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अंदर नेगेटिव कब होगा, या तो अगर कोई कोऑर्डिनेट हमको नेगेटिव मिल गया, सपोज दैट कि x2 y2 हमको कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल गया, इनमें से कोई x का कोऑर्डिनेट कोई y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल गया, तभी अंदर का सॉल्व करके नेगेटिव आ जाता है। सो दैट कि अब यहाँ पे इट मीन्स नॉट कि एरिया पॉजिटिव एरिया नेगेटिव, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे अगर हम ग्राफ ही लेते हैं, कोई भी हमको कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल भी गया तो एरिया अगर कुछ इस टाइप से हुआ तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वो तो कंडीशंस कुछ परिस्थिति उसको नेगेटिव बना देती है। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मॉडुलस बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात को समझ लेना, ये बहुत बच्चों को बात पता नहीं होती, वो बस रट लेते हैं कि हाँ मॉडुलस आता है बस ठीक है। उसके बाद एरिया पे भी यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे लिखा गया है सेकंड पॉइंट पे एनसीईआरटी के 122 पेज नंबर पे, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप देखेंगे आपको एग्जाम्पल 18 में ही जब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसमें जब सॉल्व करके बोला गया है कि एरिया क्या है ट्राइंगल का 3 स्क्वायर यूनिट्स है और के की वैल्यू निकालिए, तो आप जब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एरिया के आगे दोनों साइन यूज करने हैं, प्लस भी और माइनस भी, बिकॉज हमको क्या पता जो डिटरमिनेंट के अंदर कोई के होगा, इनमें से सपोज कर लेते हैं ये के होगा, ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो फॉर कैलकुलेशन हम एरिया की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। जैसे हम पढ़ते नहीं है, आपको एरिया गिवन रहेगा, यहाँ पे किसी चीज की वैल्यू दे देगा, या तो ये सब चीज दे रखा होगा एरिया पूछेगा, तो कभी भी अगर एरिया दे रखा होगा और ए की वैल्यू पूछा है तो आप यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेते हुए चलेंगे एरिया के आगे, बस यही चीज बोली गई है, ठीक है। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। सिंपल सा बात है, 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, है ना। जो भी कोलिनियर पॉइंट्स के द्वारा जो एरिया होगा ट्राइंगल का 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एरिया क्या होगा, 0 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3 पॉइंट्स दे दिए, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इनकी कोलिनियर प्रॉपर्टी को प्रूव कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उनका एरिया 0 कर देंगे, एरिया आप उनका निकाल देंगे, अपने आप 0 आ जाएगा, बस उससे पता चल जाता है कि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर है। अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, माइनर एंड कोफैक्टर, दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम।